अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज आपसे जिस टॉपिक की बात करना चाहता हूँ वो वर्क परमिट के हवाले से है। यूरोप के जो वर्क परमिट है, पोलैंड के वर्क परमिट चल रहे हैं, लिथुआनिया के चल रहे हैं, माल्टा, ये वो फलाना फलाना, ये सब चीज़ों के हवाले से बात करना चाहता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ी 5-6-7 मिनट पे बात चली जाएगी, क्योंकि इस पे हमने हमारे पूरे एक ग्रुप ने हमने रिसर्च की है, पिछले 1 माह से लगे हैं इसके ऊपर। तो इसका जो कंक्लूजन है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम वर्क परमिट का काम नहीं बेसिकली करते, तो अभी थोड़ा सा स्टार्ट तो लिया, उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आएगा तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। वर्क परमिट के हवाले से जो बेसिक चीज है, इसके लिए आपको पहले समझना होगा कि वर्क परमिट चीज क्या है। वर्क परमिट यानी कि किसी मुल्क में वर्क करने का परमिशन, वो एक कोई बड़ा फिलोसफी नहीं है कोई इतनी बड़ी कि ये क्या चीज है वर्क परमिट। बेसिकली वर्क परमिट एक आपको काम करने की परमिशन होती है किसी कंपनी की तरफ से। ये वर्क परमिट मतलब कंपनीज इशू करती हैं। मैं पोलैंड की आजकल बहुत रेल पेल है, धूम मची हुई है, बड़े लोग बेच रहे हैं, जिनके पास लोग जा भी रहे हैं और उनको 1 महीने में एक आधा उनका वो वीडियो आ भी जाती है, वीजा लगा। बेसिकली ये मैं आपको बेस समझाऊं, बेस क्या होती है। एक कंपनी है पोलैंड में किसी भी नाम की, वट एवर ABC कंपनी है, उसको रिक्वायरमेंट है 10 बंदे की, 20 बंदों की, 100 बंदों की, हमें वर्कर चाहिए। फलानी कंपनी है, कोई पैकिंग की कंपनी है, फूड पैक करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको चाहिए फूड पैकिंग के लिए 20 कोई बंदे चाहिए, उनको 20 बंदे चाहिए। तो ये क्या होता है, वो डायरेक्ट हायरिंग नहीं करते, वो वहाँ की जो लोकल रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे पोलैंड है, वार्सा में हमारा 1-2 कंपनी से रब्ता हुआ है, डिटेल सारी हमने इकट्ठी की है, उसका निचोड़ आपको बता रहा हूँ। वार्सा में एक कंपनी से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हमें ये 20 बंदे चाहिए इस काम के लिए। तो हमने कहा हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है दुबई में, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक तो ये ऑप्शन होता है कि डायरेक्ट दुबई में रिक्रूटमेंट कंपनीज बैठी वो रब्ता करती हैं पोलैंड में बैठी कंपनीज के साथ कि हम आपको ये 20 बंदे प्रोवाइड करेंगे, तो वो पैसे भी देंगे, वो उल्टा पैसे देते हैं। पोलैंड की जो कंपनी वाले हैं वो उल्टे पैसे देते हैं कि हमें 20 बंदे चाहिए, आप हमारी डिमांड पूरी करें, हम आपको पर पर्सन इतने पैसे देंगे कि आप हमें दौड़ लगानी ना पड़े, इंटरव्यू ना करनी पड़े, आप फाइनल करके बंदे हमें फाइनल कर दें। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि जो पोलैंड में रिक्रूटमेंट एजेंसीज बैठी हुई हैं, मतलब किसी भी मुल्क में, मैं मिसाल दे रहा हूँ पोलैंड की, लिथुआनिया में भी सेम है, पूरे दुनिया में यही रूल है, पूरी दुनिया में सेम पैटर्न है। दुबई में भी ऐसे ही, आप दुबई में बैठे हैं, सेम पूरी दुनिया में सेम एक ही पैटर्न है। तो बेसिक होता क्या है, जो पोलैंड की एजेंसीज होती हैं वो उनसे वो डिमांड उठाती हैं, डिमांड उठा के लीगल तरीका तो यही है कि वो डिमांड उठाई जाए, वो डिमांड वो लोकल से जो गवर्नमेंट है पोलैंड की है वहाँ से रजिस्टर करवाई जाए। वहाँ से रजिस्टर करवाने के बाद वाया एम्बेसी, जो एम्बेसी यहाँ पे है दुबई में, अबू धाबी में, जो पोलैंड का कौंसलेट मौजूद है, उनको भेजी जाए। फिर वो वहाँ से वर्क परमिट इशू करें जिस बंदे के नाम पे इशू हो, और वो बंदे के डॉक्यूमेंट्स रेडी करके एम्बेसी में फाइल जमा करवाई जाए। एक लीगल तरीका है, वीज़ा भी उसमें आपको बिल्कुल मिलेगा, कंफर्म वीज़ा मिलेगा। ये 100% वीज़ा होना चाहिए। अगर आपका वर्क परमिट जेन्युइन है, प्रॉपर एक वे से आया है, तो ये 100% वीज़ा होना चाहिए ना, क्योंकि एक कंपनी है वो उसने ऑलरेडी एम्बेसी को, जो कौंसलेट है दुबई है ना, दुबई में डिमांड आई है ना, 20 बंदे दुबई से हम कह रहे हैं कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो डिमांड आई है तो वो एम्बेसी के पास मौजूद है, ऑनलाइन सिस्टम है सारा। वो कौन सा कोई किताबों में, कोई रद्दी के कागजों में चलेगी ये बात, बोल गई एम्बेसी, ऐसा नहीं है। जब वर्क परमिट जाएगा ना एम्बेसी के पास, वो चेक करेंगे कि हमें ऑलरेडी वाया ईमेल ये बात होती है सारी, वो चेक करते हैं कि हमें ये ऑलरेडी डिमांड आई है कि नहीं आई। वो डिमांड आई होती है और वो वीजा लग जाता है। ये बात है जेन्युइन लीगल तरीका। अब स्कैम जो हो रहा है वर्क परमिट का, उसकी तरफ आते हैं। हमें पिछले 1 माह में 50+ वर्क परमिट रिसीव हुए हैं मुख्तलिफ लोगों से। हमारे ऑफिस में लोग आते हैं कि ये बताएं हमारा वर्क परमिट आया है, इसकी क्या सच्चाई है, ये वर्क परमिट जेन्युइन है नहीं है। क्योंकि अक्सर जो डील होती है ना वर्क परमिट की, वो यही होती है, मार्केट में जो चल रहा है 10,000 दिरहम से 20,000 दिरहम के दरमियान में डील्स चल रही हैं। उसमें कुछ 2-3 हज़ार दिरहम जो एजेंसी होती है दुबई में मौजूद, जो एजेंसी होती है, वो 2-3 हज़ार दिरहम एडवांस चार्ज कर लेते हैं। फिर वो एक बड़ी अमाउंट होती है, वो 7-8 हज़ार दिरहम, 6 हज़ार दिरहम, जो कि वो कहते हैं कि आपका वर्क परमिट आएगा, आपने पेमेंट करनी है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं वो कहती हैं कंप्लीट पेमेंट करनी है जब आपका वर्क परमिट आएगा। तो लोग परेशान होते हैं, क्या करें क्या ना करें। अब वर्क परमिट वेरीफाई करने का तरीका कोई भी नहीं है इस टाइम मार्केट में। हम अपने तजर्बे से ही बात कर रहे हैं। वो किस तरह, वो इस तरह बात कर रहे हैं कि
हमने आजमाया। वर्क परमिट वेरीफाई करने के जो तरीके हैं वो यही हैं, या तो आपका जिस कंपनी से वर्क परमिट आया उस कंपनी से पूछा जाए, उसको ईमेल की जाए, उसको कॉल की जाए, या सेकंड ऑप्शन है आप इधर की एम्बेसी से रब्ता करें, दुबई में जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से रब्ता करें, उनको कॉल करें, उनको कि ये फलाना हमारा वर्क परमिट का नंबर है, फलानी कंपनी है। हमने वो भी किया है, हमने वर्क परमिट के लिए जिस कंपनी का वर्क परमिट आया उस कंपनी से पोलैंड में भी रब्ता किया, वो भी रिस्पॉन्स नहीं करते, क्योंकि वो रिस्पॉन्स ना करने की वजह पता क्या है आपको मैं बताता हूँ अंदर वाली बात। तो वजह ये है, तो मैं आपको अभी मिसाल दे रहा हूँ, 20 का कोटा इशू हुआ है पोलैंड के किसी भी कंपनी का। वो जो फ्रॉड है, जो स्कैम है वो ये है, वो 20 को 200 कर दिया जाता है, वो 200 के बजाय आजकल तो 2000 क्या कर दिया जाता है, तो वो भी बात सच है। अब वो जो 200 लगा लें, चलें 2000 पे ना जाए, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, 200 लगा लें। अब वो जो 20 का कोटा एम्बेसी को रिसीव हुई है डिमांड 20 बंदों की, अब उसी कंपनी के वर्क परमिट इश्यू कितने हो गए हैं? 200 हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये कंपनीज देती है ना डिमांड, 20 की डिमांड जब किसी एजेंसी को, रिक्रूटमेंट एजेंसी को देती हैं, तो उनको पावर्स भी देती हैं, उनके लेटर हेड यूज करने को भी देती हैं, उनकी ईमेल भी यूज करने को देती हैं। तो वो अगर तो लीगल तरीके से चलें तो बिल्कुल सीधा सीधा काम है, वर्क परमिट आया, वीजा लगा, बंदा गया, ओके। अब वो बेच देते हैं 200 बंदों को, 200 बंदे, अब वर्क परमिट 20 बंदे ओरिजिनल हैं, 200 जो हैं, बाकी 180 जो हैं वो खली वाली, आप समझदार हैं। तो वो पैसे 20 की बजाय 200 से लिए जाते हैं, 8-8 हज़ार दिरहम भी लगाए, मिलियंस में, हजारों दिरहमों में, लाखों में बात चली जाती है, मिलियंस में चली जाती है। तो वो जब एम्बेसी अब इसको हाँ भी नहीं करेगी, ना भी नहीं करेगी, ये लीगल एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एम्बेसी के पास आप जाएंगे, वो वेरीफाई नहीं करेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। एम्बेसी है ना भाई, एक पोलैंड की एम्बेसी है, वेले बैठे हैं कि आप उनको कॉलिंग करते फिरेंगे, वो आपको बताएंगे आपका वर्क परमिट ये असली है, ये नकली है, ऐसा नहीं होता। वो उसका इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, इन शॉर्ट बात ये है, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है वर्क परमिट की। हाँ, आपने वर्क परमिट लिया, उसकी अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट के बाद वीजा अप्लाई किया, वीजा लग गया, समझिए आपका वर्क परमिट ठीक था। वीजा ना लगा, ये दो राय नहीं है इसमें कि आपका वर्क परमिट नहीं ठीक। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं कि आपकी फाइल मेकिंग में मसला हो, जो एज उनको रिक्वायर्ड है एम्बेसी, वो अपना पोलैंड में कंपनी को जो वर्क परमिट है, वो आपकी एज ना बैठ रही हो, आपकी वीजा डेजिग्नेशन नहीं बैठ रहा हो। देखें ना, आप जनरल मैनेजर का आपका वीजा है, ठीक है, जैसे मेरा वीजा जनरल मैनेजर का, मिसाल दे देता हूँ आपको, आप अप्लाई कर रहे हैं 1900 यूरो की जॉब के लिए, जनरल मैनेजर का वीजा, तो दुबई में 10,000 दिरहम सैलरी होती है, वो कह रहा है बंदे की इधर सैलरी इतनी है, तो ये क्या लेने जा रहा है। ये वजूहत होती हैं ओरिजिनल वर्क परमिट पे वीजा रिजेक्शन की। बाकी जो रिजेक्शन होती है वो वर्क परमिट फेक होते हैं, वो जनरेट किए गए होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। एम्बेसी आपको नहीं बताती रिजेक्शन के टाइम, सिर्फ वीजा आपका रिजेक्ट कर देती है। ये सारा वर्क परमिट का स्कैम है। और इसमें अब आप अगर कहें कि कैसे वर्क परमिट की तफसील चेक की जाए, क्या किया जाए, वर्क परमिट लिया जाए या ना लिया जाए, तो मैं आपको 2-3 छोटी सी एक तरीके बता देता हूँ, एहतियातें बता देता हूँ 2-3, वो आप उसको मद्देनजर रखते हुए रिस्क ले लें। क्योंकि अब शेंजन जाना जो है, वो मेरे जो हमारे रिसेंटली केसेस हैं, वो जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक शेंजन अब टूरिस्ट वीजे इशू नहीं कर रहा। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल से भी हमारे वीजा रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आप टिकटॉक देख रहे होते हैं, ये फलाना लग गया, फलाना लग गया, वो 100 में से एक लग जाता है, उसका शो डाल देते हैं, बाकी 99 की रिजेक्शन बताते ही नहीं है। 500-700 रुपये फाइलिंग मेकिंग की फीस की खातिर, वो मिसाल है ना, अपने बोटी के लिए अगले का बकरा जमा कर देते हैं, वो सिस्टम है, वो कुछ भी नहीं है। तो वीज़ा नहीं लग रहे शेंजन के। हाँ, वर्क परमिट एक तरीका है यूरोप जाने के लिए, जिनके यूरोप के ख्वाब है, वो वर्क परमिट तरीका है। तो आप ये है कि डील्स करें एजेंट्स के साथ, कंपनीज के साथ वर्क परमिट की, वो थोड़ी सी आप एहतियात करें। बंदा आपके कोई जानने वाला हो, कंपनी को पुरानी बैठती हो, कोई उनका ऑफिस को 2-3 साल पुराना हो, ये ना हो कि 2 महीने पहले उन्होंने ऑफिस खोला है, 2 महीने बाद नहीं होना, ऐसा ना हो। उनका जिस बिल्डिंग में ऑफिस है, साथ वाले ऑफिसों में जाएं, पता करें यहाँ पे कोई बंदे तो नहीं आते पैसे मांगने, क्या है ये, रेपुटेशन चेक करें उनकी, वहाँ का जो नथूर है, गार्ड है, उससे बात करें कि ये कंपनी को कितनी देर हो गई है, और उनके कम से कम पेमेंट उनके कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर करें। और ये कम से कम डील करें कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपको वर्क परमिट का कुछ कॉस्ट होती है, 100-200 यूरो हो जाएगी, 300 यूरो, इतनी 1000-2000 दिरहम कॉस्ट है, वो काट के बाकी पैसे आपको वापस मिले। मिनिमम पैसे कटवाने की डील करें उनके साथ। ये चीज़ें मद्देनजर रखते हुए आप वर्क परमिट अप्लाई करें।
अगर करना है, बहुत मतलब इमरजेंसी आ गई आपको, यूरोप बहुत जोर से अगर आपको यूरोप आया हुआ है, आपने यूरोप ही जाना है, तो उसके लिए है कि आप मिनिमम रिस्क लें, 2000 दिरहम का 1500 दिरहम का रिस्क लेके आप वर्क परमिट की तरफ जाएं। तो 90% स्कैम है जो वर्क परमिट है, 99% तो नहीं, 90%, 85 to 90% जो है वो स्कैम है, और बाकी वीज़ा लगते भी हैं। क्योंकि मैंने आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मैंने देखी हैं, विजिट भी की हैं, हमने एज अ क्लाइंट विजिट की हैं, तो वो अपनी आंखों से देखा है वो 50-50 वर्क परमिट डेली बेसिस पे बुक कर रहे हैं, 50-50 वर्क परमिट, और उनके महीने में भी 50 वीज़ा नहीं लगते हैं। ठीक है, और अपॉइंटमेंट का बड़ा इशू है, जो वर्क परमिट तो आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट का इशू बन जाता है, 6-6 महीने अपॉइंटमेंट नहीं होती, नो इशू, चलो बंदा कहता है यार मैं पहुंच जाऊँ और अब 6 महीने बैठ भी जाऊंगा, लेकिन फिर मसला 6 महीने के बाद जब उसका वीज़ा रिजेक्ट होता है वो आसमान से नीचे गिरता है, उसके बाद ऑप्शन कोई नहीं रहता, जॉब छोड़ के बैठा होता है कि मेरा तो वर्क परमिट आ गया, बल्ले बल्ले आई एम गोइंग यूरोप, लेकिन जब वो 6 महीने साल लग जाता है, साल बाद जब वो आसमान से ज़मीन पे गिरता है, वो फिर ज़मीन पे भी नहीं, वो फिर कब्र में गिरता है, वो मसला बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, वो फिर उसके पास वापसी का रास्ते होते हैं, दुबई में भी वो स्टे नहीं कर पाता। ये मामला है वर्क परमिट का। ये सारी जो सिचुएशन है, टर्म्स कंडीशन आपको बताइए, इसको मद्देनजर रखते हुए फिर आप किसी भी यूरोप कंट्री के वर्क परमिट की तरफ जाएं, तो ये चीज़ें जहन में रखते हुए आप वर्क परमिट की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच।